सीधे रुक करते हैं आज के फोकस का। तो बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जहां एक लेख में एक रिजिलिएंट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर कैसे डिजिटल स्वास्थ्य में वैश्विक नेता बनने की भारत की क्षमता की बात कही गई है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए विश्व भर के तमाम नेता, नीति निर्माता और उद्योग जगत के दिग्गज स्विट्जरलैंड के दावोस में जुट रहे हैं और इसी क्रम में विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस पहुंच चुके हैं। 5 दिन तक चलने वाली इस बैठक में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने, नई तकनीकों का इस्तेमाल करने, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ये केंद्रित होगी और इस बैठक में अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कैसे जो भारत का पूरा हेल्थ सेक्टर है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसके परिदृश्य पर एक लेख सामने आया। कैसे भारत का ये क्षेत्र डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, यानी डिजिटल तंत्र मजबूत हो रहा है। जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, तमाम सरकारी पहलों, नीतिगत सुधारों और तकनीकी प्रगति से प्रेरित है ये, और तेजी से बढ़ती हुई आबादी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती मांग के साथ डिजिटल स्वास्थ्य समाधान पहुंच आपके सामर्थ्य और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच जो खाई है उसको पाटने के लिए विकसित हो रहा है। कैसे? इसमें टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित डायग्नोस्टिक्स का लाभ उठाया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच के लेख में रिजिलिएंट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए वैश्विक क्षमता की बात कही गई है और रिपोर्ट में सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका, यानी कि जब हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, इसके अंतर संचालन के महत्व को भी और मजबूत डेटा शासन के ढांचा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। अच्छे उपचार के लिहाज से देश भर में करीबन 2 लाख से ज्यादा आरोग्य मंदिर बने हैं। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर्स और डायबिटीज़ की जो स्वास्थ्य समस्या है उसके समाधान के लिए सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को अच्छा इलाज मिले। अब तक जनवरी 2025 तक 73 करोड़ से ज़्यादा स्वास्थ्य खाते रजिस्टर्ड हो चुके और डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना से जो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड हैं उनकी सेवाओं को एक डिजिटल माध्यम में सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छा मंच मिला है। टेलीमेडिसिन की अगर हम बात करें, ई संजीवनी की बात करें, तो अगर आप दूर दराज रहते तो आपको परामर्श अब ऑन कॉल मिलता है, तो इसने उसको सक्षम बनाया और भौतिक स्वास्थ्य सुविधाओं का बोझ, यानी कि जो फिजिकल आपको जाना पड़ता था उस पर जो बोझ पड़ता था तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को, वो कम हुआ है। यूविन पोर्टल हाल ही में लॉन्च हुआ अक्टूबर में और टीकाकरण की तमाम सेवाएं अब डिजिटल आप उस पर जाकर, यानी कि ऑनलाइन जाकर जान सकते हैं कि क्या इंजेक्शंस हैं, कैसे लगते हैं, वो भी डिजिटल उसका माध्यम से वो सुदृढ़ हुई है वो व्यवस्था। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मेंटल हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट, उसको कैसे अब ऑनलाइन भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। भारत की स्वास्थ्य सेवा जो है वो कितनी ज़्यादा डिजिटल माध्यम से दूसरे देशों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित हो, यानी कि जो दूसरे देश हैं वो हमारे देश के हेल्थ सेक्टर में जो ये नवाचार हो रहा है डिजिटल माध्यम से, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसीलिए ई हॉस्पिटल्स की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्लड बैंक्स की, कैसे इन्होंने परिवर्तन के साथ साथ आपको आपके एक क्लिक पर तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर बहुत वास्ट है और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर बोझ कम पड़े। इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर NK अरोड़ा साहब, अध्यक्ष एम्स देवघर से जुड़ रहे हैं। अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि जो इस डिजिटल परिवर्तन के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने लेख में ये बात कही है, आप कितना परिवर्तनकारी इसको मान रहे हैं, वो खास तौर पर ये देखते हुए कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ पर सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना, सुगम बनाना और लोगों तक पहुँचाना वेलफेयर स्टेट के लिहाज से बहुत बड़ा काम है।
धन्यवाद आंचल, आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आपने ये इशू फोकस में लिया। मेरे हिसाब से, और मेरे को लगता है कि अब जो हमारे देश में स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, इसको एक क्रांतिकारी कदम ही कहेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बात को पहचाना गया कि भारत में जो एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ये बाकी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है। और ये भी हमें मालूम है कि G20 के दौरान ग्लोबल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की बात हुई थी, और मेरे को लगता है कि ये उसी का फॉलो अप है कि इस बार के डोवास कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया जा रहा है। खास तौर पे जो आपने दो तीन बातें कही, मैं उनको दोबारा कहना चाहूँगा। एक तो कि एक समग्र स्वास्थ्य सेवा है जो हर व्यक्ति तक पहुंच सकती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, और दूर दराज के एरिया में है। हमें मालूम है कि हमारे कुछ जो भौगोलिक स्थितियां हैं, वहां पर पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन वहां पर भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच जाएं, जिससे कि कोई छूटा ना रह जाए, जिसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर कहते हैं। उसमें ये एक महत्वपूर्ण नहीं है। ये मेरे को लगता है कि यही कदम के द्वारा हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और है जी। कि इस दिशा में बहुत ही बेहतरीन एक डिमॉन्स्ट्रेशन और एक्टिविटी शुरू हुई है। एक तरफ तो आप एम्स न्यू दिल्ली का दिखा रहे थे। सारे जितने 22 एम्स हैं, उसमें ये अब किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति जो मरीज आता है उसका आभा आईडी बने और उसको डिजिटल हेल्थ के द्वारा उस इकोसिस्टम में उसको लाया जाए। और जी। दूसरी तरफ हमारे जो स्वास्थ्य की दूसरी वो है, लिम्ब है, जो बिल्कुल दूर दराज स्थिति में, और आपने बताया लगभग 2 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बोलते हैं, जी। 1,70,000 हैं। वहां पर भी हमको ये डिजिटलीकरण करना पड़ेगा, और किया जा रहा है। और जिससे कि पूरा आज जो हमारा हेल्थ का, स्वास्थ्य सेवाओं का जो तंत्र है, उसको एक तरफ तो हम जोड़ रहे हैं, लेकिन जो दूरियां हैं उस दूरियों को खत्म किया जा सकते हैं। जी। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे देश में जहां पर रिसोर्सिस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, कमी है, वहां पर आईटी ही सबसे बेहतरीन तरीका है। सस्ता भी, सुलभ भी, और एक एफिशिएंट सिस्टम है। इसमें इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और हम सारी दुनिया में इसमें नेतृत्व ले सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच की बात करें, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि डिजिटल माध्यम, चाहे हम टेलीमेडिसिन की बात करें, मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात की कि मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करता कोई, लेकिन अगर हम उसे आपको काउंसलिंग के ज़रिए फ़ोन पर ही आपकी समस्या का समाधान करें, तो इससे अच्छा शायद ही कोई पहल रही हो किसी और देश में। उस लिहाज से जो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है, वो इस पूरे इकोसिस्टम को कितना मजबूत बनाएगी? सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है वो पेशेंट सेंट्रिक ही है। चाहे हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करें, चाहे किसी भी एम्स की बात करें, या किसी भी बड़े अस्पताल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, इसमें मरीज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मरीज के साथ साथ दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमने टेलीमेडिसिन, जैसे आपने कहा कि हम दूर दराज के एरिया में हैं, और कई बार मन में कुछ भ्रांतियां और चिंताएं होती हैं कि बाकी लोगों को नहीं मालूम, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता हूं, तो मानसिक रोगों के लिए ये खास तौर पे महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन एक और भी इसका एक और भी पहलू है कि अगर मेरे पास टेलीमेडिसिन है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के दूर दराज गांव से आ जी। रहा है और एम्स न्यू दिल्ली में आता है, आज आया, और उसको हम देखने के लिए दोबारा 3 महीने बाद बुलाते हैं, तो हर बार आने की जरूरत नहीं है, वो टेलीमेडिसिन पे उसका इलाज, मतलब उसको एडवाइस दी जा सकती है। तो ये एक तो यह है कि हम दूर से बैठकर ही व्यक्ति का इलाज कर सकें। दूसरा, जो हमारी फॉलो अप होता है मरीज का, उसके लिए भी हर बार आने की जरूरत नहीं है। हमने आपके बारे में टेलीमेडिसिन के द्वारा आपसे पता कर लिया, आपके प्रिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज करना है, तो कुल मिलाकर के जो सारा का सारा तंत्र है,
वो मरीज को सामने रख कर किया गया है। इसके अलावा एक और भी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो नई आईटी टेक्निक्स हैं उनके द्वारा और भी बहुत कुछ किया जा सकता है कि भाई आप बहुत दूर दराज हैं, सीटी स्कैन आपने वहीं करा लिया, उसको यहाँ पर एआई के बेस्ड पे उसका एनालिसिस किया और वहाँ पे डॉक्टर जो इलाज करने वाले उनको बता दिया गया कि ये इसकी समस्या है, ये इलाज की तरह है। तीसरी एक और चीज़ भी करी जाती है कि जब आपका पूरा तंत्र डिजिटलाइज्ड हो जाए तो उसमें जो सेवाएं हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। जी। फिर उसमें ये होता है कि बेहतर नतीजे आते हैं आपके साथ। और फाइनली एक बहुत महत्वपूर्ण है, जब मेरा सारा तंत्र डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, ये लगभग अंदाजा है कि हमारे इस समय आयुष्मान जो केंद्र हैं, आरोग्य मंदिर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, रोजाना लगभग 50 लाख मरीज देखते हैं। अगर 20 से 25 मरीज एक देखता है तो 1,75,000 करीब 50 लाख देखते हैं। और 50 लाख लोग एक दिन में देखे जाएं जब, और उनके बारे में मेरे को जब मालूम हो, तो किसी भी भौगोलिक हिस्से में अगर कोई परेशानी, बीमारी जी। अगर बढ़ने लगती है, कोई खास तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो पूरा तंत्र उसके लिए तैयार हो सकता है। जी। यानी एपिडेमिक्स को पकड़ना या कुछ खास जी। तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए भी ये तंत्र हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। आपने बहुत अहम बात की। इसी आखिरी वाक्य से मेरा अगला सवाल यही है कि जब हम कोविड-19 की बात करते हैं, उसने पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन पैदा किए, और ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन जिसे हम सदियों तक याद रखेंगे। उस लिहाज से ख़ास तौर पर अगर हम पूरी डेमोग्राफिक डिविडेंड की चेंज की बात करते हैं, जिसमें हम डायग्नोस्टिक्स को अगर देखें, जो ये विधा है, उसको कितनी मजबूती डिजिटल तंत्र दे सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे डायग्नोस्टिक जो चरण हैं जिन्हें पार करना बेहद ज़रूरी है, कई बीमारियों के बारे में जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, उनके इलाज के लिए। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो कोविड-19 हमारे लिए खाली एक त्रासदी नहीं थी, एक हमारे लिए चुनौती नहीं थी, एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी। आपदा में अवसर। हाँ जी सर, आपदा में अवसर। हाँ, आपदा में अवसर हमने देखा। और सबसे एक हम लोगों को अपने पे विश्वास हुआ जब कोविड-19 के टाइम पे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, खासतौर पे एक तरफ तो वैक्सीन का, दुनिया में अपनी तरह का सबसे मजबूत और बेहतरीन कोविन बना। और आज वो कोविन जो है हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन, बच्चों के, महिलाओं के जो टीकाकरण है, उसमें उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो है, जो टेस्ट किए जा रहे थे, सारे के सारे टेस्ट किए जा रहे थे, वो भी उसका डिजिटलीकरण हो गया। और डिजिटलीकरण की वजह से हमें पता चल रहा होता है, हम उसको कहीं पे भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारी सीख थी, जो लेसन्स थे, इसको अब पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे हमें जो सुदृढ़ करने की ज़रूरत है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उनकी सेवाओं को, और उनमें जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी जो देखभाल हो रही है, उनका जो फॉलोअप करना है, वहाँ पर अगर हमारा सुदृढ़ हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया 50 लाख लोगों को रोज़ाना अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप सोचिए एक आमूल-चूल क्रांति की बात होगी, स्वास्थ्य क्रांति की इस देश में, जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, और साथ में जो उसमें हमें परिवर्तन लाना है समय समय पर, वो भी हमें समझ आता रहेगा। और इस बेहतरीन हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए किन स्टेक होल्डर्स को ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म एज डॉक्टर्स आप लोग चाहेंगे, ख़ास तौर पर क्योंकि प्रशिक्षित हमें रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर फॉलोअप्स की जब हम बात करें। और टेलीमेडिसिन का क्षेत्र अपने आप में बहुत वास्ट है, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति की बीमारी का हाल आप ऑन टेलीफोन देना चाहते हैं, तो उस लिहाज से प्रशिक्षण के क्षेत्र में डॉक्टरी, वहाँ पर कितना काम करने की ज़रूरत है डॉक्टर अरोड़ा? तो जहाँ तक प्रशिक्षण है, इसको 3 स्तर पे देखने की ज़रूरत है। पहला स्तर तो जो है डॉक्टर, मैं जो चिकित्सक है। दूसरा जो है हमारे डॉक्टर के सहयोगी चिकित्सा कर्मचारी जो हैं, हमारी एएनएम बहन जी हैं, आशा हैं, जी। हमारे नर्सेज हैं, ये उनके लिए भी है। और तीसरा जो सिस्टम है, जो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस सिस्टम है,
स्टेट्स और सेंटर के बीच में बहुत ही बेहतर समन्वय की ज़रूरत है, जिससे कि जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें सामंजस्य होने की, हार्मोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। जी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जो हैं इस डिजिटलीकरण से जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा में स्पेशलाइजेशन है उसको एक नर्स या एएनएम बहन जी के थ्रू या सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसके थ्रू मरीज को पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक जो एक जिसमें सीमलेस मूवमेंट है, ट्रांजिशन। जी। हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जमीन से ऊपर तक पहुंचने की और ऊपर से नीचे तक, इसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। और तीसरी एक चीज जो जरूरी है जी। कि हमें इस तरीके से करना होगा कि ये जो डेटा आ रहा है आभा आईडी के थ्रू और एबीडीएम के थ्रू, उस डेटा को वैज्ञानिक तौर पे हम किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी पब्लिक हेल्थ सुविधाएं बेहतर हो सकें, समय समय पे उन पे परिवर्तन किया जा सके, उसमें जो चेंजेस लाने हैं, ये सब कुछ अभी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मुझे आज वो दो शब्द याद आ रहे हैं जो हम बचपन में पढ़ते थे कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट इफ अ डॉक्टर इज इंटेलिजेंट कीप द एप्पल अवे। तो साफ तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योगदान है और डिजिटल तंत्र का अगर उन्हें साथ मिलता है तो युगांतकारी बदलाव जिसको रेखांकित इस बार की रिपोर्ट में भी किया गया है, ये अपने आप में अप्रत्याशित रहेगा। मैं एक आपको और बताऊं कि इस डिजिटलीकरण का एक और बेहतरीन है जी। कोविड के दौरान एम्स पटना, मैं उसमें देख रहा था उसको जी। पूरे 41 जिले के जो आईसीयू थे वो ई आईसीयू बन गए थे। तो यहाँ के पटना के आईसीयू से करके सारे जिले के आईसीयू को मैनेज कनेक्टेड रहे। बिल्कुल, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिजिटलीकरण था। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब इस शो पर जुड़ने के लिए। बेहतरीन जानकारियाँ खासतौर पर डिजिटल तंत्र कैसे सुदृढ़ बना रहा है पूरे हेल्थ क्षेत्र पर, उस पर अपने विचारों को साझा करने के लिए। वक्त एक थोड़ी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी आर्थिक जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरें रहेंगी। आप जुड़ रहिए टीजी न्यूज़ के साथ।